हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि दोस्तों बिहार जीके प्रैक्टिस सेट हम 15 देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करेंगे। जो बिहार की एडिटोरियल तथ्य संग्रह है, ये सारे प्रैक्टिस सेट उसके हैं। बिहार के जीके के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे प्रैक्टिस सेट। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और इन्हें लगाइए। 1.5 की स्पीड से सारे अपने आँखों के सामने से एक बार रूबरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्या है, ये सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। अगर आप वीडियो की क्वालिटी देखकर भाग रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं अपने साथ। यकीन मानिए यही क्वेश्चन सारे जो हैं जो एग्ज़ाम में बनेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए आप अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। आज हम सेट नंबर 16 करेंगे कम्प्लीटली, और 10 सेट और बचे हैं, 10 से 11, वो भी हम एक एक करके डेली कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, जब मैं कंटिन्यू रह रहा हूँ तो आपको भी कंटिन्यू हमारी क्लास देखनी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बिहार में कौन सा ऐसा महाजनपद है जो 8 राज्यों का एक संघ था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बज्जी था या मगध था, चेंदी था, तो कौन सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बज्जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले का बी कि बिहार में स्थित कौन सा जो महाजनपद है वो 8 राज्यों का संघ था, तो बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था। सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना प्रतिशत या कितना भाग पर भूमि कर के रूप में लिया जाता था। जो बिंबिसार है उसके समय में, बिंबिसार को आप जानते होंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। कुल उपज का कितना भाग भूमि के कर के रूप में लिया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा कि 1/6 भाग जो है भूमि के कर के रूप में लेता था। कौन सा, 1/6 भाग भूमि के कर के रूप में लेता था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से आजाद शत्रु ने राजगीर एवं राजगृह की ध्रुवीकरण करवाया था। तो कौन सा ऐसा राजा के आक्रमण के भय था उसे अजात शत्रु का, जिसने अपने राज्य का, जिसकी राजधानी थी राजगीर या राजगृह का ध्रुवीकरण करवाया था। तो इसका सही आंसर अवंती के राजा है, अवंती या मालवा के राजा के कारण इन्होंने कराया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। मगध साम्राज्य में जो कलिंग का विजय है, ठीक है, वो किस शासक ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सबसे पहले किस शासक ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महापद्मनंद ने किया था। महापद्मनंद आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला अपने साम्राज्य का है। तो महापद्मनंद सबसे ज़्यादा विस्तार करता है मगध साम्राज्य का, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम जो किया है, कलिंग पर जो विजय प्राप्त की है वो सबसे पहले महापद्मनंद प्राप्त करता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। चीनी जो बौद्ध यात्री है फाहियान है, वो कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। तो दोस्तों वो 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। कितने, 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासन का आरंभ किया। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह जो तुगलक था उसने किस वंश के शासन का आरंभ किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने बैनवार वंश का आरंभ किया था। किसने, बैनवार वंश का। तो तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासक या शासन आरंभ करवाया। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांट दिया था। तो अकबर के द्वारा जब संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लिया, उसके पश्चात जब प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 199 परगनों में बांट दिया था अकबर ने। कितने परगनों में बांट दिया था दोस्तों, 199 परगनों में बांट दिया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है
कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा। कंपनी सरकार जो था, कंपनी के कार्यकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में किस वर्ष जो है वो बिहार में भीषण अकाल पड़ा। तो इसका सही आंसर 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ता है। इसके दोस्तों महज 10-11 साल बाद 1782-83 में फिर भीषण अकाल पड़ जाता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आगे आएंगे, हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। जो वीर कुंवर सिंह हैं, जो 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व करते हैं, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम बताएं। बिरसा मुंडा के गुरु दोस्तों कौन थे, तो आनंद पांडे जो थे बिरसा मुंडा के गुरु थे। आनंद पांडे कौन थे, बिरसा मुंडा जी के गुरु थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की। पटना में एक रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों, तो बाबा जी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की पटना में। सही क्या हो जाएगा, बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर कि सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन है। सतयुग पत्रिका का संपादन किया गया, उसके संपादक कौन है, सतयुग। ठीक है, तो उसके संपादन जो हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंद हो जाएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पुरुषोत्तम नारायण नंद। ठीक है, सतयुग पत्रिका के संपादन, सतयुग नामक पत्रिका के जो संपादन किया है वो पुरुषोत्तम नारायण नंद जी ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। भागलपुर में आयोजित जो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंदन सिन्हा ने किया था। किसने किया था, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंदन सिन्हा जी ने कहा था, जो भागलपुर में आयोजित हुआ बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन, याद रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताएं। तो संथाल का जो है वो सिद्धू और कानू ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कब किया था, सिद्धू और कानू ने किया था। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू और कानू ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन हम ये करा चुके हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले का नेता का नाम क्या है। तो बच्चे को पता है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो बिहार में नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था, कुंवर सिंह जी था। कुंवर सिंह जी का निधन कब हुआ था, अभी हमने देखा है कि 20 दिसंबर 1856 को हुआ था। ठीक है, 26 को, ठीक है 26 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया। जब भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस वक्त में 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता के पद से या एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर बलदेव सहाय हो जाएगा, बलदेव सहाय ने एडवोकेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद क्या है 18 नंबर, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बिहार में उनके नेता कौन थे दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि शीलभद्र याची जी जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो सही आंसर ए हो जाएगा, शीलभद्र याची जी बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है कि जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को यानी कि उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई। तो घोषणा दोस्तों आपको याद होगा कि 22 मार्च 1912 या 11 दिसंबर 1911, बताइए कब की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो घोषणा की गई थी। ठीक है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी, याद रखना। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगले है कि 20वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस उपराज्यपाल को हमेशा नारायण ने 1894 में, महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था।
तो बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण जी ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल को दिया था। किसे दिया था? जॉन मार्शल को ये दिया था दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार का ऐसा कौन सा जिला था जिसमें होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था? तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर चंपारण हो जाएगा। चंपारण जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका 21 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी? ठीक है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसकी हत्या कर दी थी? तो 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। किसकी? मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। तो सही आंसर बी हो जाएगा। मेजर होम्स की हत्या कर दी थी चंपारण के जो विद्रोही थे उनने। 23 नंबर है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1917 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस में हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। उसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो याद होगा आपको, अंग महाजनपद की चंपा राजधानी था। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगर आपने हमारी यूडिटेरिया तत्व संग्रह की क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाइए, पूरी किताब पढ़ा दी है, आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। एक वीडियो में एक टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म किया गया है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में पंत वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। कहाँ पर? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों नालंदा में अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि बिहार में बिहार में जो लाल और बलुआई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुआई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुआई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। बिहार में लाल बलुआई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो कैमूर के पठारी भाग में सर्वाधिक विस्तार इसका पाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? राज्यपाल को कौन सा? तो ये वित्तीय संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यकारी संबंधी, तो सभी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त हैं। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 201 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि टाल मिट्टी हाँ दक्षिण बिहार में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये भी दक्षिण बिहार में पाई जाती है और कैवाल मिट्टी ये भी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये सही आंसर डी हो जाएगा। तो दक्षिण बिहार में ताल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और कैवाल मिट्टी, ये तीनों प्रकार की मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसम पाया जाता है? बिहार में कितने प्रकार के ऋतु या फिर मौसम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। बिहार में 3 प्रकार के ऋतु या मौसम पाया जाता है। कितने प्रकार का ऋतु या मौसम पाया जाता है? 3 प्रकार का ऋतु या मौसम पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है दोस्तों वो कौन सी है? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु की अवधि पाई जाती है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून तक पाई जाती है। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएं कि रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। रिहंद परियोजना भी है। ठीक है, बिहार में रिहंद परियोजना भी विकसित की गई है। जो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की सबसे पूर्वी में प्रवाहित होती है?
तो कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो महानंदा दोस्तों सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है, जो बंगाल और बिहार की सीमा पर बहती है और बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितनी है? जो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितनी है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकार की मतलब अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक यूनिट क्या है या इकाई कौन सी है? राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है? किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो दोस्तों विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 37 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी संख्या है? तो ये 38 संख्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 38 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। ठीक है। तो यह एक स्थायी सदन है विधान परिषद एक स्थायी सदन है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस सदस्य में राज्यपाल द्वारा बनवाई 3rd सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो असत्य हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक असत्य हैं विधान परिषद। ठीक है। ए वाला तो सही है और बाकी 2 गलत हैं। ठीक है। 2 वर्ष के लिए इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए नहीं चुने जाते हैं। इसके सदस्य जो हैं दोस्तों 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2/3 जो होते हैं 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो गलत कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा होता है? विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानमंडल या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है? तो कितने सदस्यों का होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 1/3 हो जाएगा। कितना होता है? 1/3 होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद 41 है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। सही आंसर सी हो जाएगा। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है दोस्तों? 60.2% है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60.2% है बिहार में महिला साक्षरता दर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन है? बिहार टाइम्स का प्रथम संपादक जो है वो महेश नारायण जी के द्वारा किया जाता है। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन है? महेश नारायण के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष बिहार की विधानसभा को संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2006 में संबोधित किया था। कब किया था? 2006 में संबोधित किया था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो ये अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन थे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर समस्तीपुर हो जाएगा। समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है। 46 का सही आंसर ए हो जाएगा, समस्तीपुर में है। ठीक है। 47 है कि बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो बिहार की कौन सी क्षेत्रीय भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो क्या हो जाएगी? मैथिली हो जाएगी। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। बिहार का मुख्य जूट उद्योग स्थित है
तो बिहार का मुख्यतः जूट उद्योग जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। उत्तर पूर्वी जो बंगाल वाले क्षेत्र में मतलब लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जूट उद्योग अवस्थित है। उसके बाद दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है 49 कि उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो बताएं इसका सही आंसर कि उत्तर दिशा में प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो नॉर्थ में कौन सी पड़ती है, तो उसका सही आंसर कोसी नदी हो जाएगी। कोसी नदी बिल्कुल सही आंसर है कि उत्तर दिशा से जो भी नदियाँ प्रभावित होती हैं उनमें गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कोसी नदी है। बाकी ये दोस्तों सोन नदी दक्षिण से है, बागमती उत्तर से, गंडक भी उत्तर से, लेकिन कोसी सबसे लंबी है। 50 है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो एकमात्र जिला किशनगंज है इसका। कौन सा है? किशनगंज। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। किशनगंज जो है नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर हो सके तो आप स्टेटस भी लगाएं। आपके सपोर्ट की अभी हमें बेहद ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।